नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। आज दोबारा से एक और मुद्दा है जिसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वो है सऊदी अरेबिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं। और ये ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात करनी बड़ी जरूरी है क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्री है और उनके भी जो इरादे हैं वो है अपने आप को जो ये पागलपंथ है रेडिकलाइजेशन का उससे दूर लेकर जा रहे हैं और भारत के जैसे कंट्री के साथ नजदीकियां बना रहे हैं। बहुत लंबे लंबे विजन्स हैं एमबीएस के, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के। इन सभी चर्चाओं के ऊपर बात करेंगे डिटेल के अंदर कि क्या हो रहा है सऊदी अरेबिया में, फ्यूचर क्या है। तेल से दुनिया दूर जाती जा रही है। भारत ने अनाउंस कर दिया कि अगले 4-5 साल में हम पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट बंद कर देंगे। चाइना ने भी पूरा प्लान बनाया हुआ है कि अगले 2-3 साल में तेल का इंपोर्ट तो उनको बंद करना है और सारी कंट्री को सोलर, हाइड्रोजन पे या विंड के ऊपर, एनर्जीज के ऊपर ले जाना है। यहाँ पर तेल की गाड़ियां बिकनी बंद हो गई हैं चाइना के अंदर। सारी की सारी इलेक्ट्रिक हैं। 100% बसेस इलेक्ट्रिक के ऊपर ट्रांसफर कर दी गई हैं। इन सभी चर्चाओं के मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे संजीव जी के साथ। सर, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, सऊदी अरेबिया एकदम से जब से ये क्राउन प्रिंस जो हैं, ये प्रिंस ना रह के किंग बनने की पूरी फिराक में है। इन्होंने पूरी काया ही पलट दी सऊदी अरेबिया की। कोई भी वहां पे मुसलमानों का जो स्यापे होते थे कि औरतों को कोई भी हक नहीं मिलना है, ड्राइव अकेले नहीं कर सकती हैं, बाहर निकलना है घर से बाहर तो कोई ना कोई साथ में आदमी होना चाहिए, ये सारी चीजों को चेंज करके ये इतनी बड़ी रेडिकलाइज्ड चेंजेस हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उसके बाद इन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी खोलना शुरू कर दिया। ये सारा के साथ भारत के साथ क्या इंपैक्ट है, भारत को क्या फायदा होने वाला है, कैसी नजदीकियां बनती दिखाई देती हैं आपको, ये सारे के ऊपर थोड़ी लाइट लगाते हैं, थोड़ी डीप डिस्कशन करते हैं सर। सुमित जी, देखिए, सबसे पहले तो क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी शख्सियत को समझना पड़ेगा। वो एक लिबरल किस्म के इंसान है, लिबरल किस्म के मुस्लिम हैं, मुस्लिम वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। और बेसिकली जो रेडिकलाइज्ड सऊदी अरेबिया था उसके अंदर वो आज की डेट में बहुत सारे बदलाव लेके आ रहे हैं, जो कि वो उनको नई दिशा में पूरे सऊदी अरेबिया को लेके जा रहे हैं। आज की डेट में मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कंट्री के डिफेंस, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उस पर पूरा कंट्रोल बना के बैठे हुए हैं। और वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर वहां के बन गए हैं। जितने भी उनके अंगेज जो लोग थे, वो आज की डेट में उनको फॉलो करने के अलावा और कोई तरीका उनके पास रह नहीं गया, क्योंकि उन्होंने जितने भी रेडिकलाइज एलिमेंट्स थे, जितने भी गड़बड़ करने वाले एलिमेंट्स थे, उनको किसी तरीके से उनको शांत कर दिया। उसको सिर उठाने से सिर नहीं उठाने दे रहे आज की डेट में वो सऊदी अरेबिया के अंदर। अच्छा, अब वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत सारा इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया में रहता था, जैसे अमेरिका इकोनॉमिक पॉलिसीज, अमेरिका के साथ उनका डिफेंस एग्रीमेंट की अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करेगा उस तरीके से। तो सऊदी अरेबिया से बहुत सारा पैसा अमेरिका को जाता था और अमेरिका की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, और एक फिक्स रेट पर ही अमेरिका सऊदी अरेबिया से अब तक एनर्जी के जितना भी उसका यूज होता था, जितनी रिक्वायरमेंट होती थी जो कि फॉसिल फ्यूल की, एक फिक्स रेट पे सऊदी अरेबिया से लेता था, जो कि बाकी वर्ल्ड से सस्ता रेट होता था। और इतने सालों से सऊदी अरेबिया ऑलरेडी अमेरिका को सस्ते रेट पे तेल बेचता है कि वो ये देख रहा है कि अगर यही तेल उसने कहीं और बेचा होता तो बहुत ज्यादा पैसा अलग से वो कमा लिया होता। पर अब मोहम्मद बिन सलमान एक चीज और भी देख रहे हैं कि तेल बहुत ज्यादा दिन तक अब टिकने वाला है नहीं, उसके कुएं धीरे धीरे अब खाली होते जा रहे हैं। शायद अगले 30 से 40 साल में पूरे तक कुएं, जितना भी तेल है पूरी तरह कुएं सूख जाएंगे और पूरी दुनिया एक अलग डायरेक्शन की तरफ जा रही है। दैट मीन्स पूरी दुनिया ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जा रही है, नए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रही है, चाहे वो पानी से हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस करें डैम्स बना के, या सोलर पैनल से सोलर एनर्जी के जरिए बिजली पैदा करें, या हाइड्रोजन फ्यूल को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बना के पैदा करें, उसको भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें, या बायोफ्यूल एथेनॉल के तौर पे बना के उसको पैदा करें, जो कि मक्का से पैदा होता है। तो दुनिया ने कई सारे अलग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें फिर न्यूक्लियर एनर्जी भी एक है, न्यूक्लियर एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
4-5-6 नए तरीके ढूंढ लिए जहां से आने वाले दिनों में दुनिया फॉसिल फ्यूल को छोड़ के दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ अपना रुझान रखेगी, उसको ज्यादा बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करेगी। अब जैसे आपने सही कहा कि इंडिया की इकोनॉमी भी 2030 तक उन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि काफी हद तक हम फॉसिल फ्यूल से अपना छुटकारा पा लेंगे। चाइना शायद उससे पहले भी छुटकारा पा लेगा। अमेरिका में और साउथ कोरिया में और ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में बहुत तेजी से ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज पे काम हो रहा है। कंट्रीज लाइक आपके डेनमार्क है और स्वीडन है, इन्होंने इनका यहाँ तो इस हद तक काम हो गया कि शायद ये फॉसिल फ्यूल आने अब शायद इस्तेमाल भी बहुत कम क्वांटिटी में कर रहे हैं, ना के बराबर कर रहे हैं। और ब्राजील, अर्जेंटीना की इकोनॉमी देखो तो उन्होंने ऑलरेडी बायोफ्यूल के ऊपर पूरी अपनी इकोनॉमी ले आए, जो कि एथेनॉल बेस्ड उनका पूरा पूरा इकोसिस्टम डेवलप्ड ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं पे ये मोहम्मद बिन सलमान को नजर आ गया कि आने वाले दिनों में तेल खरीदने वाले लोग कंट्रीज कम रह जाएंगे, तो उनकी जो टोटल इकोनॉमी जो है वो पेट्रोल मनी को जो बेस्ड है, जो पेट्रोल बेच के जो कमा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे धाराशाही हो जाएगी। तो इस वक्त क्योंकि उनके पास रिजर्व्स, बहुत बड़े रिजर्व्स हैं पैसे के जो उनके पास, तो वो उसको सही इस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोग जैसे दुबई में टूरिज्म के लिए जाते हैं, उसी तरीके से वो टूरिज्म से पैसा कमाते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान भी अपनी इकोनॉमी को धीरे करके खोल रहे हैं। वो जो वहां पे वुमेन के जितने भी दबा के रखा हुआ था औरतों को के लिए, वो बुरके के अंदर रहेंगी, वो ड्राइविंग नहीं कर सकती, वो स्टेडियम में जाकर क्रिकेट फुटबॉल मैच नहीं दे सकती, सिनेमा हॉल में नहीं जा सकती, उन्होंने धीरे करके सारे रूल्स को खत्म कर दिए। आज की डेट में वहां की औरतों को, मुस्लिम औरतों को बुरका पहनना कोई कंपलसरी नहीं रह गया। वो किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकती है, आराम से घूम सकती है, आधी रात को भी घूम सकती है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो गाड़ी भी ड्राइव करती है, सिनेमा हॉल में भी जाती है, वो बाहर में भी जाती है, और वो आराम से वो अब वो धीरे पता चल रहा है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में भी उनको जगह मिल रही है, उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी उनकी जॉब्स क्रिएट करी जा रही है जहाँ पे वुमेन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके अपनी इकोनॉमी को पूरा खोल रहे हैं, डी रेडिकलाइज कर रहे हैं। मतलब डी रेडिकलाइज का मतलब जो 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 शरिया लॉ के अंदर जो कड़क फैसले, कड़क तरीके से दुनिया को जीने का एक तरीका बताया गया था, उससे वो पूरी तरह मूव कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या डी रेडिकलाइज हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर उस एरिया का सबसे बड़ा मंदिर इंडिया ने बना के दिया है, और इंडियन डायस्पोरा को जो वहां पे मंदिर में जाके वो अपनी पूजा पाठ कर सकता है बिना रोक टोक के। पहले ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो मोहम्मद बिन सलमान फ्यूचर को देखते हुए ये फैसले ले रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो सऊदी अरेबिया को इस तरीके से डेवलप करने जाते हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो नई सिटीज डेवलप होंगी, नए पोर्ट डेवलप होंगे, नई रेलवे लाइन डेवलप होंगी, नए सिस्टम डेवलप होंगे, उसके अंदर जो 50% जो वर्कफोर्स होगा वो वुमेन का होगा, वहां की औरतों का होगा। और पूरी दुनिया आके उनके वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी। इस टाइप से वो इकोनॉमिक जोन्स भी क्रिएट करने जा रहे हैं, वो फैक्ट्रीज क्रिएट करने जा रहे हैं, वो टूरिज्म के स्पॉट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। बेसिकली अपनी इकोनॉमी को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं, जहां से कि सिर्फ तेल के जरिए पैसा ना कमाया जाए, और भी बहुत सारे तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए उसके लिए उनको डी रेडिकलाइज करना बहुत जरूरी था। तो ये एक और इस ऐसा करते करते उन्होंने मोदी जी को भी ध्यान से देखा, उनके काम करने के तरीके को ध्यान से देखा, उनसे कई सारी मीटिंग्स भी करी मोदी जी के साथ में। वो मोदी जी वो इंडिया में भी आए, मोहम्मद बिन सलमान इंडिया से, मोदी जी भी उनकी कंट्री में गए। वो अंदर ही अंदर उनके कई सारे पैक्ट्स हुए हैं, जो इकोनॉमिक पैक्ट्स हुए, बिजनेस को लेकर पैक्ट्स हुए, उसमें आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया हिंदुस्तान के अंदर बहुत मोटी रकम लगा रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और सेम चीज इंडिया सऊदी अरेबिया में भी करने जा रहा है। और बेसिकली एक दूसरे के साथ जो कल्चरल एक्सचेंज होगा, जो बिजनेस इकोनॉमिक लेवल पे एक्सचेंज होगा, वो एक दूसरे को पॉलिटिकल लेवल पे एक्सचेंज होगा, डिफेंस लेवल पे एक्सचेंज होगा। उसमें क्या होगा कि एक नया पावर सेंटर जैसे हिंदुस्तान में उभर के आएगा, वैसे ही सऊदी अरेबिया में भी उभर के आएगा, जो कि अभी तक क्या था, सऊदी अरेबिया पूरा अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर दबा हुआ था। बट सऊदी अरेबिया धीरे धीरे करके उस इन्फ्लुएंस से अपने को बाहर निकाला। जैसे अब उसने पेट्रोल डॉलर्स में पेट्रोल बेचने के लिए मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी नजदीकियां जो है वो चाइना और रशिया के साथ ही बढ़ा दी, इधर से इंडिया के साथ बढ़ा दी। वो कह रहा है कि अब मैं किसी के अंदर दब के काम नहीं करूंगा, मैं अपनी जगह खुद दुनिया में बनाऊंगा। और उसी सिलसिले में जो भी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो पैक्ट्स हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, उसमें हमारे दोनों देशों को बढ़ चढ़ के फायदा होना है। और ये भी मिडिल ईस्ट का जो सबसे बड़ा पावर सेंटर है वो सऊदी अरेबिया में बन के उभरेगा। सर, आप भी कॉर्पोरेट के आदमी हैं, मैं भी कॉर्पोरेट का आदमी हूं, और कॉर्पोरेट्स में या कंट्रीज में चलाने का एक ही तरीका होता है कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमें फायदा कहां पे होने वाला है, हम उसी इंडस्ट्री में या उस कंपनी के साथ हम काम करते हैं।
यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ 50 साल बहुत अच्छे रिलेशन रखे, डॉलर में ही सारे सामान बेचे और अभी उन्होंने बोल दिया मैं डॉलर में सामान नहीं बेचूंगा, इंडियन रुपी में और युआन में बेचूंगा। उधर से रशिया के साथ भी उसके रिलेशनशिप बड़े ही तगड़े हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया में एमबीएस को लगता है कि अमेरिका इज हिस्ट्री नाउ। फ्यूचर जो पावर सेंटर्स बनने वाले हैं वो भारत और चाइना है, इसलिए नजदीकियां यहाँ बढ़ाई जा रही हैं और चाइना में 250 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उन्होंने पेशकश कर दी। भारत को भी 100 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट का बोला है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो कहीं ना कहीं एमबीएस को लगता है कि फ्यूचर भारत का और चाइना का है, अमेरिका हिस्ट्री है, इनसे पीछे छुड़ाया जाए जितनी जल्दी हो सकता है। ऐसा ही इंडिकेशन नहीं दे रहे हो? सुमित जी, देखिए, अमेरिका के साथ जो पार्टनरशिप सऊदी अरेबिया की थी वन साइडेड थी। उसमें सिर्फ फायदा अमेरिका को ही हो रहा था, वो कि सस्ता तेल उनको मिल रहा था सऊदी अरेबिया से, और पेट्रोल डॉलर्स, क्योंकि पेट्रोल जो है वो क्योंकि डॉलर से बिक रहा था, इस टाइप का पैक्ट भी साथ में हो रखा था। तो डॉलर को भी बढ़ चढ़ के दुनिया में पहचान मिल रही थी उसको। लोगों को डॉलर इकट्ठे करने पड़ते थे सऊदी अरेबिया से पेट्रोल खरीदने के लिए या फॉसिल फ्यूल खरीदने के लिए। अब क्योंकि डॉलर से सऊदी अरेबिया ने डॉलर में तेल बेचने से जब मना कर दिया, तो डॉलर की उतनी डिमांड दुनिया में धीरे कम होती जाएंगी। वो दूसरी करेंसीज में भी सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे। और रही बात इंडिया की, चाइना की, रशिया की, जिसके साथ वो बढ़ चढ़ के बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी बात सही है, क्योंकि उसने समय रहते ये जो पावर सेंटर्स है इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया अगर इनके साथ मैंने हाथ नहीं मिलाया, इनके साथ मैंने पार्टनरशिप नहीं करी, इनके साथ मैंने मिलकर बिजनेस नहीं करा, तो मैं पीछे रह जाऊंगा कि मेरी देश के अंदर कोई अमेरिका तो मेरे को अब तो डेवलप करने नहीं देगा जिस तरीके से मैं डेवलप करने जा रहा हूँ, डीरेडिकलाइज करना चाह रहा हूँ। वो अमेरिका के हक में नहीं है। मैं पिछड़ा रहा हूँ, अमेरिका के दबाव में रहूं, वो अमेरिका को मंजूर है, मगर अमेरिका मेरी कंट्री के अंदर तरक्की होता नहीं देख सकता। तो वो तरक्की करने के लिए मुझे इंडिया का भी साथ चाहिए, मुझे चाइना का भी साथ चाहिए, मुझे रशिया का भी साथ चाहिए। तो इसलिए उसने इन तीनों कंट्री के साथ मिलकर पैक करा हुआ है, और स्पेशली इंडिया के साथ तो कुछ खास ही नजदीकी है। सर मुझे एक चीज बड़ी हैरानी होती है, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को बोल दिया कि आपके यहाँ पे जैसे रिलायंस है या एनर्जी का जो हम प्रोसेसिंग यहाँ पे करते हैं उसके अंदर वो $100 बिलियन लगाने वाले हैं। जबकि चाइना के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियां हैं वो सऊदी अरेबिया में बननी शुरू होंगी। यानी कि दुनिया पेट्रोल से दूर होती जा रही है। भारत ने भी अनाउंस कर दिया हम पेट्रोल डीजल से दूर हो जाएंगे और यहां पर रिफाइनरीज के अंदर ही पैसा लगा रहा है। मुझे ये बात कोई समझ नहीं आई कि चाइना के साथ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जा रहा है और भारत के साथ हिस्ट्री की जो जिसको टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, रिफाइनरीज बोलते हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ उल्टा काम चल रहा है भारत के साथ और चाइना के साथ। सुमित जी, इसके पीछे ना बहुत जबरदस्त लॉजिक है, और उसको इस तरीके से बताया जा सकता है कि इंडिया के अंदर जो सऊदी अरेबिया जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिफाइनरीज में कर रहा है। अगर आपको फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पाना है आने वाले दिनों में, तो रिफाइनरीज में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है? बेसिकली सऊदी अरेबिया अपने तेल को दूसरे ऑफशोर कंट्री के अंदर सेफ संभाल के रख रहा है, उसको सेफ गार्ड करने के लिए। बेसिकली वो इंडिया के जो रिफाइनरीज के जो टैंक, बड़े बड़े टैंक्स बने हुए हैं या बड़े बड़े रिसोर्सेज बने हैं जहां पे तेल को संभाल स्टोर करा जाता है, वो बेसिकली उस टाइप के टैंक, बड़े बड़े टैंक्स बनवा रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनवा रहा है जहां पे तेल को स्टोर करा जाए, कि कल को अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक होता है तो उसका तेल सऊदी अरेबिया में स्टोर ना होकर इंडिया में स्टोर होगा, तो उस तेल को जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया के लिए फायदे का काम क्या है? इंडिया उस तेल को भी इस्तेमाल कर सकता है, प्लस सऊदी अरेबिया को यहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट कंपनीज है उस तेल को संभालने के लिए उनसे सऊदी अरेबिया से पैसा लेंगी और पैसा कमाएंगी उस चीज को, और इंडिया के लिए भी सिचुएशन भी है। और सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट था वो भी सेफ गार्ड कर दिया इंडिया में। इसलिए इंडिया के अंदर रिफाइनरीज के अंदर वो तेल इन्वेस्टमेंट होगी सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया की तरफ से, और चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स के जो रिसोर्सेज हैं उसको वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरेबिया। सर बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और भी चीज है कि भारत की जो रिफाइनरीज हैं वो दुनिया में सबसे सस्ते में हम लोग रिफाइन करते हैं पेट्रोल, डीजल, ये क्रूड ऑयल को। ये भी एक रीजन है जिसके कारण उनकी इन्वेस्टमेंट्स भारत में बढ़ रही हैं। उन्हें लगता है सऊदी अरेबिया को कि दुनिया जितना मर्जी पेट्रोल से दूर होने की कोशिश करे, अभी उसको 25-30 साल लग जाएंगे तेल से दूर होने के लिए। और अगर वो सस्ते में
प्रोसेसिंग करवाता है भारत से और दुनिया भर में उसका तेल सस्ते में बिकता है, तो पूरी मार्केट को कैप्चर करना भी उसके लिए आसान हो जाता है। चाइना से ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। चाइना से सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करवाया है सर। सोच के देखिए, भारत में सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है $100 बिलियन, और चाइना से इन्वेस्टमेंट करवाई है सऊदी अरेबिया में $250 बिलियन की। सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बोल दिया कि सऊदी अरेबिया में बनाओ, अमेरिका यूरोप में बेचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा ही डिफरेंट सा समीकरण बनाया है मोहम्मद बिन सलमान ने, यानी कि वो समझते हैं कि किसको दोस्त बनाना है और किसको बिजनेस पार्टनर। सर, और भी चीजें देखती हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जब मिलते हैं भारत के प्रधानमंत्री को, एक डिफरेंट जज्बा होता है। लेकिन जब जिसको बोलते हैं दोस्ती वाला, एक याराना जैसे होता है, जब वो शी जिनपिंग को मिलते हैं जैसे बिजनेस पार्टनर्स बैठकर मिल रहे हों, वो वैसा लगता है। बड़ा ही ऑफिशियल सा विजिट्स होती हैं। कैसे देखते हैं कि उन्होंने दो बड़े पावर्स, जो फ्यूचरिस्टिक पावर्स हैं भारत और चाइना, दोनों को बड़े डिफरेंटली डील किया है और हैंडल भी कर रहे हैं। देखिए, ये मोहम्मद बिन सलमान की काबिलियत पे को दर्शाता है कि उन्होंने इस दोनों रिलेशनशिप को कितने ब्यूटीफुली बैलेंस करा है। देखिए, चाइना के साथ उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट चाइना की सऊदी अरेबिया में करवाई है, वहां पे कहीं ना कहीं चाइना का भी फायदा है, क्योंकि चाइना एक ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहा है बहुत समय से, जो कि उसको वर्ल्ड लेवल पे एक सऊदी अरेबिया को के जरिए मिल गई है। अब सऊदी अरेबिया में वो अपनी प्रोडक्ट्स बनवा के, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना के शायद पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो, और क्योंकि वहां पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना उनको सऊदी अरेबिया चाइना को बनाकर देने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, अब जो बेसिकली जो चाइना के साथ जो ट्रांजेक्शन है वो टोटली इकोनॉमिक और बिजनेस ट्रांजेक्शन है। उसमें एक पर्सनल जो केमिस्ट्री होती है, एक पर्सनल लेवल की जो एक पसंद या नापसंदी होती है, वो इन्वॉल्व नहीं है, वो टोटल बिजनेस ट्रांजेक्शन है। जबकि इंडिया के साथ एक पर्सनल लेवल की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, मोदी जी के साथ एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है। वो दोनों एक दूसरे को एक डायनेमिक लीडर मान के चलते हैं, और ये मानते हैं कि ये दोनों देश के जो लीडर हैं वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को कर गुजरेंगे अपने देश की तरक्की के लिए। अच्छा सुमित जी, एक चीज और भी है, देखिए इसमें जियो पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी। जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में जो समुंदर है, जिसको अरेबियन सी कहते हैं, उसकी पूरी सिक्योरिटी का भी तो मामला है ना, उसको उसको भी तो सेफ गार्ड करना है कि बिजनेस इंटरेस्ट के लिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जब ट्रेड होगी वो शिप के जरिए होगी, शिप्स का आना जाना लगा रहेगा, तो उस एरिया में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसको उसको पूरा जो मिलकर इंडिया और सऊदी अरेबिया मिलकर तो हैंडल करेंगे ना। इसलिए इंडिया उनकी नेवल नेवल ट्रेनिंग को भी हैंडल कर रही है सऊदी अरेबिया की। उनको आने वाले दिनों में और भी ट्रेनिंग देगी। इंडिया के अपने खुद नेवल वेसल्स भी पूरे अरेबियन सी में घूमते रहते हैं। जो पायलट्स हैं, जो सोमाली पायलट्स हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं, जो हूती पायलट्स हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो सऊदी अरेबिया को ये पता है कि इंडिया के साथ में हाथ मिलाऊंगा तो मुझे इस एरिया में पूरी तरह प्रोटेक्शन इंडिया की तरफ से मिल जाएगी, मुझे अमेरिका की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो पैसा दुनिया भर का सऊदी अरेबिया अमेरिका को देता है, डॉलर, वो भी डॉलर्स में, उनसे सर्विस लेने के लिए, वो शायद आने वाले दिन में डॉलर्स में ना देके इंडिया को रुपीज में ही वो सर्विस इंडिया से ले लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता दिखाई देता है, और सऊदी अरेबिया ने भी अपने साइड्स को चेंज कर दिया 50 साल के बाद। ये कोई छोटी न्यूज नहीं है, इसलिए इसको कवर करना भी जरूरी था। और वर्ल्ड ऑर्डर में अब आपका, मैं जो एक्सपर्टीज है, एक तो कॉर्पोरेट की है, दूसरी आपकी जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसकी भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसको भारत की पोजीशन क्या होगी, और कब तक हम अपने आप को बाहर निकालेंगे? ये जो गरीबी रेखा में अभी भी हमें देखा जाता है, एक गरीब कंट्री है, इसमें से बाहर कब निकलेंगे हम लोग, और कैसे हमारा नाम उसी कंट्रीज के नाम में आएगा जिसको हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं? सुमित जी, 2030 से जो 2040 का जो दशक है, 10 साल का जो पीरियड होगा, इंडिया विल बिकम, मेरे हिसाब से थर्ड नहीं, सेकंड मोस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अब मोदी जी तो करेंगे तीसरे नंबर पे लेके जाएंगे, मुझे लगता है दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, अब ये इसकी ग्रोथ स्टोरी को रोक नहीं सकता। थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकता कोई थोड़ा टाइम के लिए, मगर इस ग्रोथ स्टोरी को रोक नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का जो इंडियन ब्रेन है
जो यंग माइंड्स है वो इतनी तेजी से मिलकर काम कर रहे हैं, इतने सारी नई चीजें, नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज दिन रात एक करके ला रहे हैं, इतने नए आविष्कार हो रहे हैं, नए और भी, और गवर्नमेंट मोदी जी की जैसे स्ट्रांग गवर्नमेंट है, स्ट्रांग इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो कंट्री के अंदर इंडियन लोगों को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, चाहे बैंकिंग सिस्टम से या और भी बहुत सारे तरीकों से सपोर्ट करने को तैयार है। तो यहाँ की अब ग्रोथ स्टोरी को तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों को अब एक ग्रोथ के साथ जीने का आदत हो गई, एक चस्का लग गया है। सेम चीज मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अपने देश में भी करना चाह रहा है, वो अपने देश के अंदर भी लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाह रहा है कि भैया अब थोड़ा सा अलग ढंग से सोचो, कुछ कर करने की हिम्मत रखो। और वो इसीलिए वो वहां पे जो एजुकेशन है वो वहां की जो पूरी जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम को उसी तरीके से डेवलप कर रहा है जैसे इंडिया की है। कुछ बहुत सारी बातें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से अडॉप्ट कर रहा है, कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड की वैसे एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है, कुछ उनकी खुद की एजुकेशन सिस्टम है, उनको मिला जुला के एक नया एजुकेशन सिस्टम वहां पे लेकर आ रहा है, जहाँ पे लोग डी रेडिकलाइज हो जाए, पुरानी सोच से बाहर निकल जाए, पुरानी हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है उसके भूल के नए तरीके से सोचने की कोशिश करे। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से 2030 से 2040 के बीच में इंडिया विश्व गुरु भी बनेगा और सेकंड और दूसरे नंबर की इकोनॉमी में भी जगह बनाएगा, उसी तरीके से सऊदी अरेबिया भी टॉप 10 के अंदर जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। क्या बात है सर। अगेन मुझे लगता है हर रोज मैं वीडियो बनाता हूँ आपके साथ, तो हर रोज बोलना पड़ता है आपको, आपकी बातें सुन के कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो आपके मुंह में घी शक्कर दोबारा से कि भारत का नाम होगा। लेकिन एक चीज और भी है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कंट्री में तो डी रेडिकलाइज कर दिया, लेकिन हमारे देश में जो इतना अरबों रुपए पहले आए हैं मदरसे खोलने के लिए, ये जिहाद की फैक्ट्रियां खोलने के लिए, इसको कब बंद करेगा, ताकि यहाँ पे जो पागलपन बढ़ाते जा रहे हैं वो पागलपन खत्म हो और ये सारे के सारे देश की तरक्की में अपना हाथ बटाएं, ना कि इसको काटने में लगे रहें। तो जिस दिन ये काम होगा उस दिन वाकई में पता लगेगा कि यस समथिंग इज चेंजिंग। अगर सऊदी अरेबिया में डी रेडिकलाइजेशन हुआ है तो उन्होंने डी रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया है दूसरे देशों में, जैसे भारत के अंदर वो सपोर्ट करते रहे हैं ट्रेडिशनली। सुमित जी देखिए, वहां पे जो सऊदी अरेबिया से हमारे मदरसों को या जितने भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बढ़ चढ़ के पहले पैसा मिलता था, अब पहले की तरह पैसा नहीं आ रहा है। अब जितने भी मौलवी लोग होते थे या जितने भी मुस्लिम प्रीचर्स होते थे वो सऊदी अरेबिया से फ्री की तनख्वाह पाते थे। वो ये दे करके उनको तनख्वाह देनी सऊदी अरेबिया बंद कर रहा है, उनको बोल रहा है कि भैया नए तरीके से सोचना शुरू कर दो, वरना मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं एक झटके से सबके पैसा रोक दूंगा। तो वो अभी टाइम दे रहा है इन लोगों को सुधरने के लिए, बट मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे ये लोग सुधरना चाहते हैं, क्योंकि इनकी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। अगर सुधर गए तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। अगर यहाँ के लोग डी रेडिकलाइज कर जाते हैं, यहाँ के मुसलमान डी रेडिकलाइज कर जाते हैं, तो इस देश में उनका खाना पीना बंद हो जाएगा। जो ऑपोजिशन पार्टी है वही इनको डी रेडिकलाइज नहीं होने देने चाहती, क्योंकि उनकी भी दुकानदारी बंद हो जाएगी। एक ही मुद्दे को लेके तो अभी तक वो वोट बैंक बना के बैठे हैं, वो कि मुस्लिम वोट बैंक। अगर वहां पर भी रिफॉर्म्स आ गए, डी रेडिकलाइजेशन हो गया और सऊदी अरेबिया से पैसा आना बंद हो गया, तो इनकी दुकानदारी चलेगी कहां से? तो किसी ना किसी तरीके से ये दुकानदारी अपना चलाना चाहते हैं। अगर सऊदी अरेबिया कल को पैसा देना बंद करेगा तो ये किसी और का दरवाजा खटकाएंगे कि वहां से कुछ पैसा मिल जाए। जैसे पाकिस्तान आज की भीख पेट्रोल लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है, उनको कोई ना कोई पैसा जारी देता है, कुछ तो कुछ पैसा देता है, ले अपना काम चला ले। शायद यहाँ के भी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी उस तरह की हरकत करनी पड़ेगी, तब जाके सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज 2030 के बाद तो मुझे नहीं लगता इस तरह की रेडिकलाइजेशन हिंदुस्तान में पल पाएगी। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। हमारी भी नजर रहेगी इसके ऊपर, और मोदी जी लगे हुए हैं कोई ना कोई काम करने के लिए कि ये जो रेडिकलाइजेशन है मुसलमान वर्ल्ड में, हमारे हमारे जो मुसलमान रहते हैं, इनको अगर मारा जाएगा तो भी ये सीधे नहीं होंगे, यानी कि इनके जमीन जो है वही खिसकाना पड़ेगा इनके पैरों के नीचे से। योगी जी का मॉडल हमने अपना के देख लिया, मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास भी करके देख लिया, कोई भी काम नहीं आया, ये गधे के गधे ही रहे। यानी कि हो सकता है कि जो ये डी रेडिकलाइजेशन का काम है वो सऊदी अरेबिया से ही शुरू करवाया जाए, वहां पर शुरू हो गया है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है और शायद कॉपी पेस्ट भारत में करने का टाइम आ गया है। देखते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मैं हमेशा सोचता भी हूँ, सुनता भी हूँ और बिलीव भी करता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। और अब देखते हैं कितनी जल्दी मोदी जी करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस से काम करते हैं, हमें थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है कि यार खाना परोसा हुआ है जल्दी से खा लीजिए, लेकिन मोदी जी थोड़ा ठंडा करके खाते हैं।
हमें लगता है कि सर ठंडा ज्यादा हो गया है, ये ना हो कि बिल्कुल ही बर्फ बर्फ में लग जाए खाना, उससे पहले पहले खा लीजिए। मोदी जी कहते हैं मुझे मालूम है कि कौन से टाइम पे मुझे कौन सा खाना खाना है, तुम्हारी मुझे अकल की जरूरत नहीं है। तो हम भी अपनी अकल को अपने पास रखते हैं। हाँ, इन मुद्दों के ऊपर बात करनी जरूरी है, थोड़ी डिटेल में बात करी हमने। तो सऊदी अरेबिया के भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं और आगे जाकर भी अच्छे होने वाले हैं जब तक मोदी जी हैं। और उसके बाद योगी जी आएंगे तो कैसे रिलेशन होंगे वो योगी जी जाने। अभी तक तो सब कुछ चंगा चंगा ही है, बल्ले बल्ले है। आगे देखते हैं कि सऊदी अरेबिया कैसे अपनी कंट्री को खोलता है और उसके असर क्या आहिस्ता आहिस्ता भारत में भी होना शुरू होगा, डी रेडिकलाइजेशन का, तरक्की का, और एक सारी कंट्री एक डायरेक्शन में चले कि भारत को, इंडिया को भारत बनाना है जल्दी से जल्दी। देखते हैं कितनी जल्दी होगा। और आपने बोला है कि 2030 से लेकर 40 तक हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो सर इसी थॉट के साथ, इसी सपनों के साथ हम अपने फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी कंट्री को आगे लेके जाते हैं। आपका क्लोजिंग कमेंट है सर? अमित जी देखिए, तरक्की की राह पे तो हम चल चुके हैं। थोड़े से रुकावट जो कभी कभी आ जाती बीच में, मगर उसमें उससे हौसला नहीं हारा जाता। नए नए तरीके से सोच को पैदा करना पड़ता है, नए तरीके निकालने पड़ते हैं कि उस चैलेंजेस को फेस करके फिर आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसा ही इंडिया में हो रहा है, और सेम चीज सऊदी अरेबिया में भी हो रही है कि मोहम्मद बिन सलमान को भी काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, मगर वो उसने उसका जो विजन है, जो मोदी जी का विजन है, वो शायद एक जैसा ही है कि भैया हमने अपनी अपनी कंट्री को एक अलग लेवल पे लेके जाने ही जाना है। और ये दोनों देशों को आप देखोगे कि जो 2030 से 2040 का जो दशक है, उसके अंदर ये दोनों देश बुलंदियां छुएंगे। हिंदुस्तान तो शायद दूसरे से तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, और सऊदी अरेबिया भी पीछे नहीं रहेगा। ये टॉप 10 के अंदर तो जगह 100% बनाएगा। हो सकता है पांचवें छठे नंबर या सातवें नंबर पे भी पहुंच जाए। सर जब हम भारत तरक्की करता है तो दुनिया तरक्की करती है, ऐसे ही नहीं बोला जाता। और जो जो हमारे दोस्त हो गए, हम तरक्की करेंगे तो हमारे दोस्त भी तरक्की करने वाले हैं। चलिए सर, यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.